29 मार्च 2022 8:35। ये माइकोलाइव में एक आम सुबह थी। 9 मंजिला एक इमारत, क्षेत्रीय सरकार का मुख्यालय, काम पर आने वाले कर्मचारियों से भरी हुई थी। 2 मिसाइलें चेतावनी से पहले आ गई, इमारत ढह गई। 37 लोग मारे गए, 34 लोग घायल हुए। ये मिसाइलें यूं ही नहीं आई थी, वे एक जहाज से आई थी। एक ऐसा जहाज जिसका नाम था, जिसमें चालक दल था, जिसका कमांडर पहचाना गया था और जो इसके बाद भी 4 साल तक काला सागर में चलता रहा। रूस को लगता था कि वह जहाज सुरक्षित है। उसे ऐसा बंदरगाह मिल गया है जो इतना दूर है कि कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। युद्ध आगे बढ़ चुका था, पर ऐसा नहीं था। 1 मार्च 2026 की रात को यूक्रेन ने रूस द्वारा शरण स्थल कहे जाने वाले स्थान पर 200 ड्रोन भेजे। उस रात हुआ हमला युद्ध का सिर्फ सबसे बड़ा नौसैनिक हमला नहीं था, बल्कि ये संघर्ष के आने वाले महीनों को ऐसे बदलने वाला था जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि वास्तव में कितना कुछ नष्ट हुआ और क्यों पुतिन के पास चिंता करने के लिए भरपूर कारण है। लेकिन यूक्रेन वहां तक कैसे पहुंच पाया और रूस जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा, और इस हमले का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो युद्ध को फंड कर रहे हैं, यही हम अब जवाब देंगे। अखबारों ने आपको स्कोर बताया, यहां आप खेल को समझेंगे। जिस जहाज की बात हो रही है उसका नाम एडमिरल एसन है। ये एक युद्धपोत है जिसमें 8 कैलिबर मिसाइल कंपार्टमेंट लगे हैं, वही मिसाइलें जिन्हें रूस यूक्रेनी शहरों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस जहाज को बेड़े के अन्य जहाजों से इसका इतिहास अलग बनाता है, न कि इसका हथियार। मानवाधिकार संगठन ट्रूथ हाउंड्स के जांचकर्ताओं ने उस मिसाइल की दिशा का पता लगाया जिसने माइकोलाइव में इमारत को नष्ट किया था और उसे काले सागर में एक सटीक स्थान तक ट्रैक किया। वे निर्देशांक हमले के समय एडमिरल एसेन की स्थिति से मेल खाते थे और कमांडर कप्तान अलेक्जेंडर स्मिर्नोव को सीधे तौर पर जिम्मेदार के रूप में पहचाना गया। जांच में निष्कर्ष निकला कि हमला युद्ध अपराध था। इसके बावजूद एडमिरल एसेन ने संचालन जारी रखा। एडमिरल एसेन ने अप्रैल 2022 में ओडेसा पर हमला किया और यूक्रेनी शहरों और बुनियादी ढांचे पर बमबारी में हिस्सा लिया। रूस ने इन सब बातों के लिए कभी कोई जवाबदेही नहीं दी, और इसमें एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 3 अप्रैल 2022 को यूक्रेन ने एडमिरल एसेन को नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल से निशाना बनाया। जहाज को नुकसान पहुंचा, वह मरम्मत के लिए बंदरगाह लौटा और फिर से चलना जारी रखा। जनवरी 2026 में एक रूसी सैन्य अदालत ने उस यूक्रेनी अधिकारी पर औपचारिक रूप से आरोप लगाया जिसने एसन पर हमला किया था। भले ही वो सुनवाई में मौजूद नहीं था, अदालत ने उससे $28 मिलियन का मुआवजा मांगा। सोचिए इसका क्या मतलब है। रूस एक ऐसे जहाज की रक्षा के लिए अदालत गया जिसने 30 लोगों को मार डाला था, और जिसने उसे डुबोने की कोशिश की उससे मुआवजा मांगा। एडमिरल एसेन बच गया। वो अब भी उस चीज का प्रतीक था जो लोगों को परेशान करती थी। रूसी नौसेना जो चाहती है वही करती है, बिना किसी अंजाम के। मार्च में जो हुआ उस पर बात करने से पहले समझना जरूरी है कि रूस इतना आत्मविश्वासी क्यों था। काला सागर बेड़े का ऐतिहासिक अड्डा सेवास्तोपोल था, जो कब्जे वाले क्रीमिया में स्थित है। लेकिन यूक्रेन ने वहां से एक के बाद एक जहाज को ड्रोन, मिसाइलों और उन हमलों से नष्ट कर दिया जिन्हें रूस असंभव कहता था। सितंबर 2023 में एक हमले ने सेवास्तोपोल में खुद बेड़े के मुख्यालय को नष्ट कर दिया। रूस ने एक फैसला लिया, अपने सबसे कीमती जहाजों को नोवोरोसिस्क ले जाने का, जो कि रूसी क्षेत्र में एक बंदरगाह है, सेवास्तोपोल से 330 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। उस समय यूक्रेन जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था उनकी पहुंच से बाहर और आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों से सुरक्षित एक शरण स्थल। मार्च 2024 में यूक्रेनी सैन्य खुफिया के प्रतिनिधि ने सीधे कहा, यूक्रेन इंतजार नहीं करेगा।
सितंबर 2025 में। यूक्रेनी नौसेना प्रवक्ता और भी ज्यादा स्पष्ट थे। हम उन्हें अंदर ही खत्म कर देंगे और वे इसे समझते हैं। रूस ने दोनों बार सुना और दोनों बार कुछ नहीं किया। लेकिन फिर दिसंबर 2025 आ गया। फिर इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। 14 दिसंबर 2025 को यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया जो आधुनिक नौसैनिक युद्ध के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा ने नोवोरोसिस्क बंदरगाह के अंदर एक अंडर वाटर ड्रोन भेजा। ड्रोन ने तैरती बाधाओं और रूस द्वारा बंदरगाह के मुहाने पर जानबूझकर डुबोए गए जहाजों के नीचे से रास्ता बनाया। ठीक इसी तरह के हमले को रोकने के लिए लक्ष्य था B-271 कोल्पिनो, एक पनडुब्बी जिसकी कीमत लगभग $400 मिलियन आंकी गई है। ड्रोन पहुंचा और फट गया। सैटेलाइट तस्वीरों में कंक्रीट के पियर पर 9 मीटर का गड्ढा दिखा। पनडुब्बी सामान्य जल स्तर से 1 मीटर से भी अधिक नीचे थी, जो इस बात का संकेत था कि उसके अंदर पानी भर गया था। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की, कोल्पिनो शायद अब अपनी खुद की ताकत से नहीं चल सकता था। यह इतिहास में पहली पनडुब्बी थी जिसे एक अंडर वाटर ड्रोन ने अक्षम कर दिया। अब रूस को पता चल गया था कि उसके नोवोरोसिस्क में जहाज सुरक्षित नहीं है। फिर भी उसने उन्हें नहीं हटाया और यूक्रेन ने उस हमले में जो कुछ भी सीखा था उसे दर्ज कर लिया। 1 मार्च 2026 की रात को 200 ड्रोन जो हवा में उड़ रहे थे और समुद्र में एक साथ चल रहे थे, नोवोरोसिस्क की ओर बढ़े। एक टेलीग्राम चैनल जो रूसी सैन्य संचार की निगरानी करता है ने रिपोर्ट किया कि वायु रक्षा इकाइयों ने उस झुंड के आने को दर्ज किया, 200 से भी अधिक इकाइयां। और फिर कुछ असामान्य हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय चुप रहा। रूस की आदत है कि हर बार जब यूक्रेन हमला करता है तो वह बयान जारी करता है जिसमें बताया जाता है कि कितने ड्रोन गिराए गए, हमला असफल रहा और नुकसान बहुत कम हुआ। इस बार कुछ भी नहीं, कोई बयान या आधिकारिक जानकारी नहीं। चुप्पी ही सब कुछ की पुष्टि थी। उस रात 5 युद्धपोतों पर हमला हुआ था, जिनमें से एक एडमिरल एसन भी था। सैटेलाइट तस्वीरों ने जहाज के मध्य भाग पर हमले की पुष्टि की। 18 घंटे तक चली आग ने कॉम्बैट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और टारगेटिंग रडार को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा ने घोषणा की कि जहाज को गंभीर नुकसान हुआ है, जिससे उसकी कलिब्र मिसाइल दागने की क्षमता प्रभावित हुई है। वह जहाज जिसने माइकोलाइव में 37 नागरिकों की जान ली, उसे एक ड्रोन ने निष्क्रिय किया, जिसकी कीमत उस पर तैनात एक मिसाइल से भी कम थी। लेकिन ये 5 जहाज तो कहानी की बस शुरुआत है। क्या आपने शेषखारिस तेल टर्मिनल के बारे में सुना है? शायद नहीं। ज्यादातर लोग नहीं बताते कि ये क्या है। लेकिन शेषखारिस को समझना मतलब ये समझना कि ये हमला रूस को किसी भी जहाज की तुलना में कहीं ज्यादा लंबे समय तक दर्द देगा। शेषखारिस वह जगह है जहां से रूस दुनिया को जो तेल बेचता है उसका लगभग 20% गुजरता है। बगल के टर्मिनल के साथ मिलाकर यह कॉम्प्लेक्स रोजाना 2 मिलियन बैरल तेल का संचालन करता है, जो कि पूरे ग्रह पर उपलब्ध तेल का लगभग 2% है। ये बहुत बड़ी मात्रा है। पहली मार्च की रात को ड्रोन ने टर्मिनल पर तेल लदान के 7 में से 6 स्थानों को नष्ट कर दिया। 7 में से 6, 90%। सिर्फ एक स्थान काम कर रहा था, इसलिए टर्मिनल लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था। रूस ने लगभग 7 दिनों तक रोजाना करीब 5 लाख बैरल खो दिए। बाजार भाव के हिसाब से इसका मतलब है कि रूस को 15 से 17.5 करोड़ डॉलर की आय का नुकसान हुआ, सिर्फ तेल से। जैसे ही यह खबर बाजार में पहुंची, दुनिया भर में तेल के दाम 2% बढ़ गए। हर दिन जब शेषखारिस बंद रहता है, रूस को लगभग $25 मिलियन का नुकसान होता है। और यह पहला हमला नहीं था। नवंबर 2025 में यूक्रेन ने टर्मिनल पर हमला कर परिसर अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। 29 नवंबर को
एक नौसैनिक ड्रोन ने समुद्र में स्थित कैस्पियन पाइपलाइन के एक आपूर्ति बिंदु को नष्ट कर दिया, जो वह मार्ग है जिससे कजाकिस्तान द्वारा निर्यात किए गए 80% तेल गुजरता है। कजाकिस्तान ने अनुमान लगाया कि रुकावटें जारी रहने पर हर महीने उसे $1 अरब तक का नुकसान हो सकता है। शेषखारिस में हमले किसी तेल टर्मिनल पर हमले नहीं हैं, ये सीधे उस पैसे पर हमले हैं जो युद्ध को फंड करता है। और समस्या सिर्फ खोई हुई आय तक ही सीमित नहीं है। कल्पना कीजिए एक सरकार की जिसने पूरे साल की योजना एक सैलरी के भरोसे बनाई थी और वो सैलरी लगभग आधी रह गई। यही मूल रूप से रूस के साथ हो रहा है। 2025 में रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई पिछले साल की तुलना में लगभग 24% गिर गई है। सरकारी खातों में घाटा 1996 के बाद सबसे बड़ा था। क्रेमलिन की वित्तीय रिजर्व यानी युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए रखा गया पैसा आक्रमण से पहले $113 अरब था, जो जनवरी 2026 में घटकर $52 अरब रह गया। दिसंबर 2025 में नोवोरोसिस्क में रूसी तेल की कीमत घटकर $34 प्रति बैरल रह गई। रूसी सरकार ने 2026 का बजट बनाते समय प्रति बैरल $59 की कीमत का अनुमान लगाया था। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर वो पैसा है जो बस मौजूद ही नहीं है, और युद्ध पर होने वाला खर्च सरकार की कुल आय का 38% खा जाता है। लेकिन इससे भी गंभीर एक और बात है जो ये समझाती है कि रूस अपनी हो रही क्षति की भरपाई इतनी आसानी से क्यों नहीं कर सकता। और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन यही सब कुछ बदल लेती है। आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आप रूस होते और काला सागर में अपने जहाज खो रहे होते तो आप क्या करते? आप दूसरी फ्लीट से मदद लाते, है ना? ये तो जाहिर है। समस्या यह है कि 1936 में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे जो स्विट्जरलैंड में एक फाइल में रखा गया है, जो इसे पूरी तरह असंभव बना देता है। जब पूरी दुनिया नष्ट जहाज देख रही थी, ये पहेली का हिस्सा था जिसका शायद ही किसी ने जिक्र किया। 90 साल पुरानी एक संधि ने काला सागर को रूस के लिए ऐसा जाल बना दिया जिससे निकलना नामुमकिन है। कल्पना करें कि आप ऐसे खेल में हैं जहां हर खोई गोटी हमेशा गायब हो जाती है, नई गोटी नहीं मिलती, आप दोबारा शुरू नहीं कर सकते, और जो है उसी से खेलना होता है जब तक सब खत्म ना हो जाए। यही काला सागर बेड़े के साथ हो रहा है। फरवरी 2022 में तुर्की ने एक अंतर्राष्ट्रीय कानून सक्रिय किया जिसे मॉन्ट्रो कन्वेंशन कहा जाता है, एक संधि जो 1936 में हस्ताक्षरित हुई थी, जो बॉस्फोरस जलडमरू मध्य से युद्धपोतों के गुजरने को नियंत्रित करती है, वह जलमार्ग जो काला सागर को बाकी दुनिया से जोड़ता है। ये कानून कहता है कि युद्ध में शामिल देशों के युद्धपोत युद्ध के दौरान इस जलडमरू मध्य से नहीं गुजर सकते। व्यवहार में इसका मतलब ये है, काले सागर में नष्ट हुए किसी भी रूसी जहाज को बदला नहीं जा सकता। रूस अपने दूसरे बेड़ों से मदद नहीं ला सकता। हर खोया हुआ जहाज हमेशा के लिए खो जाता है जब तक युद्ध चलता रहेगा। फरवरी 2026 के अंत तक कम से कम 25 रूसी जहाज नष्ट या युद्ध से बाहर कर दिए गए थे, जो पूरे बेड़े का 1/3 हिस्सा था। अब इसमें 5 और जोड़ ले। काला सागर एक जाल बन गया है, जो भी अंदर जाता है बाहर नहीं आता। जो नष्ट होता है उसकी भरपाई नहीं होती। और फिर रूस ने एक विकल्प आजमाया, एक आंतरिक नहर का उपयोग जो दूसरे समुद्र को काला सागर से जोड़ती है। लेकिन वह नहर बहुत उथली है, सिर्फ 4.5 मीटर गहरी। छोटे जहाज तो निकल सकते हैं, लेकिन पनडुब्बियां, बड़े युद्धपोत या कोई भी चीज जो सैन्य रूप से वाकई मायने रखती हो नहीं निकल सकती। इसका असली समाधान नहीं है। जहाजों और टर्मिनल के अलावा उस रात यूक्रेनी ड्रोन ने 3 वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया, जिसमें S-400 के हिस्से शामिल है, जो रूस के पास सबसे उन्नत एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम है। नष्ट हुए हर सिस्टम ने
आसमान में एक ऐसी जगह खोल दी जो पहले सुरक्षित थी, एक ऐसा रास्ता जिसे अगले ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्च का हमला न सिर्फ युद्ध का सबसे बड़ा हमला था, बल्कि ये आगे के हमलों की तैयारी भी था। ये हमला कैसे संभव हुआ, इस बारे में एक बात है जिसका जिक्र शायद ही किसी ने किया। 30 जनवरी 2026 को हमले से एक महीने पहले 2 पश्चिमी जासूसी विमान काला सागर के ऊपर से गुजरे थे। एक ब्रिटिश विमान जो रडार सिग्नल और सैन्य संचार पकड़ने में माहिर था, और एक अमेरिकी विमान जो सीधे नोवोरोसिस्क बंदरगाह के ऊपर चक्कर लगा रहा था। ये विमान वही करते हैं जो आपको 200 ड्रोन के हमले की योजना बनाने से पहले करना चाहिए। हर दुश्मन रडार को ढूंढना, हर कमजोर बिंदु की पहचान करना, यह समझना कि रक्षा प्रणालियां कहाँ हैं। अक्टूबर 2025 में ट्रंप सरकार ने यूक्रेन के साथ गुप्त जानकारी साझा करने की अनुमति दी थी ताकि रूसी ऊर्जा अवसंरचना पर लंबी दूरी के हमले किए जा सकें। मार्च 2026 में यह संयुक्त कार्य पूरी तरह से चल रहा था। रूस को इसका पता है, लेकिन जानने के बावजूद हमला नहीं रुका। जाने यूक्रेन ने एक ही रात में क्या क्या तबाह किया। जब सब कुछ जोड़ते हैं तो संख्या पर यकीन मुश्किल हो जाता है। 5 युद्धपोत, जिनमें वह भी शामिल है जो माइकोलाइव में 37 नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार था। 7 में से 6 टर्मिनल लोडिंग पॉइंट्स जो रूसी तेल का 20% प्रोसेस करते हैं। 3 एयर डिफेंस सिस्टम। अब एक साधारण गणना है जो इस युद्ध के असंतुलन को सबसे बेहतर ढंग से संक्षेप में बताती है। एक यूक्रेनी ड्रोन की कीमत 2.5 लाख से 3 लाख डॉलर के बीच होती है। एक कैलिब्र मिसाइल जिसे एडमिरल एसन शहरों पर हमले में इस्तेमाल करता था की कीमत करीब 65 लाख डॉलर है। एडमिरल एसन को ऐसी चीज ने निष्क्रिय कर दिया जिसकी कीमत उसकी एक मिसाइल से भी कम थी। यही असंतुलन रूस दूर नहीं कर पा रहा है। मई 2022 में यूक्रेन का नौसैनिक ड्रोन कार्यक्रम 4 इंजीनियरों और एक संशोधित मछली पकड़ने वाली नाव के साथ शुरू हुआ था। मार्च 2026 में इसने युद्ध का सबसे बड़ा समन्वित हमला किया। और अब हम इस कहानी की शुरुआत पर लौटते हैं। माइकोलाइव। 29 मार्च 2022। एक 9 मंजिला इमारत, 37 लोग जो उस सुबह काम पर आए थे और घर वापस नहीं लौटे। वो जहाज जिसने वो मिसाइलें दागी थी 4 साल तक बिना सजा के रहा, चलता रहा, गोलीबारी करता रहा। रूस तो उसे बचाने के लिए अदालत भी गया था। 1 मार्च 2026 की रात एक ड्रोन जो उसके एक मिसाइल से भी सस्ता था उस तक पहुंच गया। और इस बार एडमिरल एसन बंदरगाह वापस नहीं लौटा। कुछ हिसाब चुकता होने में 4 साल लग जाते हैं। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि रूस के पास अभी भी काला सागर में जो हो रहा है उसे पलटने का मौका है, या नौसैनिक युद्ध पहले ही तय हो चुका है? लिखिए, मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो ने आपको ये समझने में मदद की कि जो हुआ उसका असली पैमाना क्या था, इसे उस व्यक्ति से साझा करें जो पूरी कहानी जानने का हकदार है, और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कुछ छूट ना जाए। अगली बार मिलते हैं।